हाँ दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एक और एक्ट एमपीएडीपीओ 2021 का न्यू एडेड एक्ट है। ये जो 9 नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं उनमें से एक है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यही एमपीएडीपीओ के लिए, क्योंकि ये नया जोड़ा गया है और चूंकि मध्य प्रदेश स्पेशल का यह पेपर है और मध्य प्रदेश के लिए ही यह अधिनियम है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें 11 धारा हैं। पहली है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, दूसरे में परिभाषाएं हैं, तीसरे में अधिकारी वगैरह बताए गए हैं, चौथे में सीमा बताइए कितने दिन में जो है सेवा प्राप्त करानी है। ठीक है, यही 5 में बताया गया, 6 में अपील है, 7 में दंड है, 8 में पुनरीक्षण यानी रिवीजन है, 9 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई है, इससे संरक्षण है, 10 में नियम बना नहीं सकती, 11 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। तो आइए देखते हैं इसको विस्तार पूर्वक। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि यह अधिनियम लाया क्यों गया। राज्य की जनता, मध्य प्रदेश राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। कई बार क्या होता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनको घुमाते रहते हैं और उनको जो है तुरंत जो है उनका काम नहीं हो पाता है। जैसे आय, जाति, मूल्यवास या नामांतरण, कई ऐसे काम हैं जो लोक सेवा में आपको विभिन्न ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। लोक सेवा में केंद्र में जाके आप अपना आवेदन कटा दें और एक निश्चित जो तारीख दी जाएगी आपको, उस तारीख पे जो है आपका काम पूरा होने की जो है गारंटी है। हर तहसील स्तर पे जो है ये बनाए जाते हैं और इनसे जो है गवर्नमेंट के काम करने की जो है गारंटी होती है। तो आइए इसको देखते हैं। 17 अगस्त 2010 को राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए और यह अधिनियमित हुआ। 18 अगस्त 2010 को प्रथम बार जो है गजट में प्रकाशित हुआ। तो जो पहली धारा है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। ये याद रखना, संपूर्ण भारत नहीं लगा देना। ठीक है, संपूर्ण केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए यह है। तो ये तारीख है, हमने बताया था, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, कब कौन लागू हुआ, कैसे हुआ, इन सब का हम चार्ट बना के देंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करा देंगे। अब आती हैं परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तो A पदाभेद अधिकारी से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी। पदाभेद अधिकारी कौन सा अधिकारी माना जाएगा? जो इस अधिनियम के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए जो है अधिसूचित किया गया है, जिसको लिस्टेड किया गया है। पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है। प्रथम अपील अधिकारी, ऐसा अधिकारी धारा 3 में बनाया जाएगा। ठीक है, सेवा का प्राधिकार, सेवा के प्राधिकार से अभिप्रेत है निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्रदान करने का अधिकार। सेवा से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा। द्वितीय अपील प्राधिकारी से, जो धारा 3 में बताया गया है वो द्वितीय अपील अधिकारी होगा। राज्य सरकार से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, निश्चित सीमा की गई सीमा वो है जो धारा 3 में बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं धारा 3। सेवाओं पदावहित अधिकारियों, प्रथम अपीली अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई सीमाओं की अधिसूचना। राज्य सरकार समय समय पर उन सेवाओं कौन सी जो जिनके प्रदान की गारंटी है, वह सेवा जो अधिकारी यह गारंटी देंगे वह अधिकारी प्रथम अपीली अधिकारी कौन होंगे, द्वितीय अधिकारी कौन होंगे और कितने समय में जो है कौन सी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, इनको यह अधिनियम लागू है। समय समय पर जो है विहित करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य सरकार इसको विहित करेगा और समय समय पर इस पर जो है परिवर्तन भी करता रहेगा। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार ये धारा 4 है इस अधिनियम की। पदाविहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा। तो किसको जो पात्र है उस सेवा पाने के लिए, ऐसा नहीं कि यूपी का आदमी आके यहाँ कोई मूल्यवास बनवाने लगे और ये बोले कि हम तो जो है सेवा के प्रदान की गारंटी है तो आपको खुद बना के देना पड़ेगा, या कोई अन्य जो कमी है आप दस्तावेज वगैरह नहीं देते हैं। तो जो पात्र है उस काम के लिए उसके काम की गारंटी है, उसको सेवा देने की गारंटी है। धारा 4 ऐसा
ऐसा कहती है। आती है धारा 5, 2 उपधाराएँ हैं, उपधारा 1, उपधारा 2। निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना। 4 में अधिकार है, 5 में प्रदान करना है। निश्चित की गई समय सीमा अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथापेक्षित आवेदन पदाभित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी। तो जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ है उस दिन से वो समय अवधि चालू होगी जितने दिन में वो है उस सेवा का प्रदान किया जाना है। ठीक है। उपधारा 2 पदाभित अधिकारी उपधारा 1 के दिन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण लिखित अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा। जो तारीख देगा, अगली पेशी देगा कि इस पेशी पे आपको आना है, इस दिन आपका जो है काम हो जाएगा, यह सेवा आपको मिल जाएगी, या तो वह सेवा मुहैया कराएगा, अन्यथा की स्थिति में उसका आवेदन क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा और उसको ऐसे कारण जो लेखबद्ध किए जाएगा बताएगा कि आपका आवेदन इन कारणों से जो है नामंजूर हो गया है और सेवा आपको जो है प्रदान नहीं की जा सकती है। आती है धारा 6। इसमें भी जो है 3 उपधाराएँ, 4 उपधाराएँ हैं, 5 हैं, 5 का ए और बी है। इस तरीके से इसमें 5 उपधाराएँ हैं। इसको हम अच्छे से जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। धारा 6 उपधारा 1, कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो यह क्या है, समय सीमा जो अवसान हो जाता है, बीत जाती है समय सीमा। जैसे 10 तारीख को आवेदन लगाया, 15 तारीख की डेट मिली, 15 को जब नहीं मिलता है तो 15 बीत जाने के बाद उसके अगले 30 दिन के अंदर प्रथम अपीली अधिकारी को अपील करनी है। तो प्रत्येक जो अपीली अधिकारी बने हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है। तो ये अपील है धारा 6 में। परंतु प्रथम अपील जो है 30 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो उसका कारण बताना पड़ेगा आवेदनकर्ता को कि वह क्यों 30 दिन में अपील नहीं कर पाया। तो प्रथम अपीली अधिकारी उसके आवेदन को 30 दिन के बाद भी स्वीकार कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को निर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। अब जब अपील की जाती है तो या तो वह पदाभिहित अधिकारी से कह सकता है कि भाई इसको सेवा का प्रदान किया जाए या फिर अपील खारिज कर देगा, जैसा भी मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड होगा। उपधारा 3 आती है। प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। द्वितीय अपील, अब जो द्वितीय अपील अधिकारी है उसको 60 दिन के अंदर, जब यहाँ पे प्रथम अपील अधिकारी मान लो खारिज कर देता है तो 60 दिन के अंदर जो है उसको अपील की जानी है। और अगर 60 दिन से लेट हो जाता है आवेदक अपील करता तो वह कारण बता देगा, और अगर अधिकारी को लगता है कि कारण वाजिब हैं तो 60 दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। 4A, द्वितीय अपील प्राधिकारी जो है अगर उसको लगता है कि हाँ आवेदक की अपील सही है तो वो निर्दिष्ट कर सकता है कि जो पहला अधिकारी है अपीली अधिकारी है, ठीक है, या पदाभिहित अधिकारी को ऐसा आदेश दे सकता है कि उसको सेवा प्रदान की जाए, या लगता है कि नहीं अपील खारिज की जानी चाहिए तो अपील जो है रद्द कर देगा। द्वितीय अपील अधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। ये तो बोलेगा कि इसको सेवा दो, और धारा 7 में अभी जो दंडापन पड़ेगा यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा 5 की उपधारा 1 का पालन नहीं किया जाता है, मतलब अगर उसके साथ जो नहीं किया जाता है सही तरीके से सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो वो सीधा आवेदन जो है प्रथम अपील अधिकारी को भी दे सकता है और वह आवेदन ये माना जाएगा कि प्रथम अपील है। इसी तरीके से जब पदाभिहित अधिकारी द्वारा या प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा सही जो है उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो सीधा आवेदन द्वितीय अपील अधिकारी को भी व्यक्ति दे सकता है और ये माना जाएगा कि वह द्वितीय अपील है और उसकी भांति उसका निपटारा किया जाएगा। उपधारा आती है 6, प्रथम अपील अधिकारी तो द्वितीय अपील प्राधिकारी को इस धारा के अधीन अपील का जो निश्चय करने में कुछ मामलों में ऐसी वो शक्तियाँ होंगी जो सिविल न्यायालय को होती हैं। ABC 3 प्रकार की हैं।
वही दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण की जाने की अपेक्षा करना, सारे डॉक्यूमेंट की वो निरीक्षण कर सकता है। पदावैध अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना, ठीक है, दोनों को बुलाएगा, जो पदावैध अधिकारी उसको भी, अपीलार्थी को भी, और अन्य विषय जैसे जो विहित किए जाए, प्रिस्क्राइब्ड किए जाए। आती है उपधारा, नहीं सॉरी, धारा आती है 7। इसकी धारा जो है उपधारा में बटी हुई है, इसमें शास्ति यानी दंड की व्यवस्था है धारा 7 में। उपधारा 1 की सब उपधाराएं हैं ए और बी। तो ये कहती है जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदावैध अधिकारी बिना पर्याप्त युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है, तो वह पदावैध अधिकारी पर ऐसी एक मुफ्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम ना हो और 5000 रुपये से अधिक ना हो। तो पदावैध अधिकारी अगर आयुक्तयुक्त कारणों से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह 500 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा और 5000 रुपये तक का हो सकता है, इतनी जो है शास्ति फाइन कर सकता है। जहाँ द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि पदावैध अधिकारी ने बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त, ठीक है, कारण से सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है, तो वह पदावैध अधिकारी पर ऐसे विलम्ब के लिए जो है 250 रुपये प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकतम 5000 रुपये होगी। और अगर मान लो विलम्ब किया है, जैसे 15 दिन का टाइम था सेवा प्रदान करने का, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन बीते, तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी, लेकिन यहाँ टोटल मिला के 5000 से ज़्यादा नहीं होगी। परंतु पदावैध अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर जो है दिया जाएगा। इसके बाद आता है उपधारा 2, जहाँ द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का निश्चय करने में असफल रहा है, तो उस पर भी 500 से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का जो है जुर्माना लगा सकता है, लेकिन प्रथम अपील अधिकारी को भी सुनवाई का अवसर देना होगा। उपधारा आती है 3, द्वितीय अपील अधिकारी उसके द्वारा यथास्थित उपधारा 1 या 2 या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी अपीलार्थी को दी जाने के आदेश दे सकता है कि जो राशि है जुर्माने में वो प्रतिकर के रूप में किसको दे दी जाए, जिसका नुकसान हुआ, जिसको सेवा नहीं मिली है समय से। उपधारा आती है 4, यदि द्वितीय अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदावैध अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है, तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। ठीक है, पदावैध अधिकारी और जो प्रथम अपील अधिकारी है उनने जानबूझ के अगर अवॉइड किया है अपने कार्य को, तो उनके विरुद्ध जो है डिपार्टमेंटल विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जो है, सिफारिश भी जो है द्वितीय अपील अधिकारी कर सकता है। अब आता है रिवीजन पुनरीक्षण। धारा 8, द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिए गए किसी आदेश से बचत पदावैध अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। एक अलग से अधिकारी बनाया जाएगा, ठीक है, जो रिवीजन सुन सकता है अगर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है पदावैध अधिकारी पर और प्रथम अपील अधिकारी पर, तो वो जो है 60 दिन के अंदर उसे आवेदन कर सकते हैं पुनरीक्षण का। ठीक है, परंतु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था, तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की अवसान के बाद भी ग्रहण कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। धारा 5 का लिमिटेशन एक्ट की जो है धारा 5 का प्रयोग करके सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात अभियोजन अन्य विधिक कार्रवाई नहीं लाई जाएगी। अगर वो सद्भावपूर्वक कोई काम करता है और वो काम गलत निकलता है तो उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिविल या दंडक। धारा 9 ऐसा प्रावधान करती है कि सद्भावपूर्वक, ये भी ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना, आप एक लिस्ट आएगी सद्भावपूर्वक कार्रवाई संरक्षण की, प्रत्येक एक्ट की उसमें लिखा होगा कि किस धारा में कहाँ पर है तो ये आपको याद हो जाएगी। राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु
नियम बना सकेगी। तो नियम बनाने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। ठीक है, आती है धारा 11, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसको है? तो राज्य सरकार को है। ठीक है, और 2 साल तक इसके प्रारंभ होने से 2 साल तक जो है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपयोग गवर्नमेंट करके और उसको दूर कर सकती है। इस तरीके से हमने ये छोटा सा किंतु इम्पोर्टेंट एक्ट देखा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए जो है कन्वर्सेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगले लेक्चर का इंतज़ार करें।